छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ चल रहे बड़े ऑपरेशन के बीच छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने माओवादियों के साथ शांति वार्ता को लेकर साफ कर दिया है कि वे ऐसी किसी वार्ता के पक्ष में नहीं हैं। ये वही विजय शर्मा हैं जिन्होंने गृह मंत्री की कमान संभालते ही माओवादियों से शांति वार्ता की अपील की थी। शांति वार्ता के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन अब इस बात को 16 महीने गुजर चुके हैं और इंद्रावती में जाने कितना पानी बह चुका है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पिछले 20 दिनों से छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा से लगे बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टालों की पहाड़ियों में भारी संख्या में सुरक्षा बल संदिग्ध माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। अब तक के इतिहास में माओवादियों के खिलाफ ये सबसे बड़ा अभियान बताया जा रहा है, जिसमें 10,000 से ज्यादा जवान शामिल हैं। बुधवार को इस ऑपरेशन को बड़ी सफलता मिली और सुरक्षा बलों ने 22 माओवादियों को मुठभेड़ में मारने का दावा किया। इन माओवादियों को मारने के लिए सुरक्षा बलों ने टोही ड्रोन का उपयोग किया, जिसमें माओवादी साफ साफ इधर से उधर भागते नजर आ रहे थे। उसके बाद माओवादियों की घेराबंदी की गई। इस मुठभेड़ से सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन इस मुठभेड़ के बीच एक बार फिर से माओवादियों के साथ शांति वार्ता की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ये तब है जब पिछले सप्ताह राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ऐसी किसी शांति वार्ता से साफ साफ इनकार कर चुके हैं। असल में कर्रेगुट्टालू की पहाड़ियों में चल रहे ऑपरेशन के बीच कई मानवाधिकार संगठनों के अलावा तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर समेत राजनेताओं ने ऑपरेशन को रोकने और शांति वार्ता शुरू करने की अपील की थी, लेकिन उनकी इस अपील से छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भड़क गए। गृह मंत्री विजय शर्मा के पास इस बात को लेकर अपने तर्क थे। जब झीरम की घटना हुई तब इन्होंने क्यों नहीं कहा नक्सलियों के से कि ये सब बंद करो और तब जब एर्राबोर की घटना हुई थी तब इन्होंने क्यों नहीं कहा, जब 8 महीने के बच्चे को नक्सलियों ने जिंदा जला दिया था, पूरे बस्ती को जिंदा जला दिया था, उस समय इन्होंने क्यों नहीं कहा। जब मणिकोंटा की घटना हुई थी तब इन्होंने क्यों नहीं कहा था, जब दर्जनों ग्रामीणों को मार दिया गया था गला रेत करके, उनको पुलिस में मुखबिर हो कहकर, तब इन्होंने क्यों नहीं कहा था। जब झीरम की घटना हुई थी जिसमें छत्तीसगढ़ की इतनी बड़ी हानि हुई थी, छत्तीसगढ़ का एक नेतृत्व वहां समाप्त हुआ था, तब ये लोग कहाँ थे और अब ये क्यों बोल रहे हैं। इस सरकार के बनने के बाद लगभग हमने 400 नक्सलियों को, वर्दीधारी शस्त्रधारी नक्सलियों को मारे। इसमें जब तक बस्तर के आदिवासी रहे तब तक इनको पीड़ा नहीं। आज जब तेलंगाना वाले जब फंस रहे हैं तो इनको पीड़ा हो रही। मसला इसमें भी है भाई, इनका दुराव इसमें भी दिखता है। आप एक बार सोच कर देख लें इस बात। जब तक यहाँ के लोग बहुतायत में 8-10 लोग हैं जो तेलंगाना आदि क्षेत्रों के हैं जो मारे गए हैं इन 400 में, बाकी तो यहाँ के हैं, तब तक इनको पीड़ा नहीं रही। आज पीड़ा हो रही है। आज जो भारत के संविधान को न मानकर बंदूक रखकर बंदूक की नली से सरकार बनाना चाहते हैं, उनके साथ ये किस तरीके से बात कर सकते हैं। उनके साथ ये कैसे भारत के संविधान का उल्लेख कर सकते हैं। ये कैसे कह सकते हैं भारत की सरकार को, भारत की सरकार हमारा संविधान है, देश की रक्षा होना चाहिए। विजय शर्मा ने जिन लोगों पर शांति वार्ता की अपील को लेकर आरोप लगाए हैं, उनमें केसीआर तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक और नाम है प्रोफेसर हरगोपाल का, जिन्हें रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार में एक कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन को माओवादियों से छुड़ाने के लिए मध्यस्थ बनाया गया था। शांति वार्ता की अपील जारी करने वालों में कई वकील और पूर्व जज शामिल हैं। एक नाम सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया का भी है, जो पिछले कई सालों से बस्तर में रह रही हैं और जिन्होंने आज से 25 साल पहले बिहार के नक्सलाइट आंदोलन पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखी है। कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल, भाकपा माले लिबरेशन के सांसद राजा राम सिंह, बीसीके के सांसद डी रवि कुमार, भाकपा के महासचिव डी राजा, सीपीआई-एम के वीजू कृष्णन, दंतेवाड़ा की आदिवासी कार्यकर्ता सोनी सोरी, कोंटा के पूर्व विधायक मनीष कुंजाम जैसे कई नाम शांति वार्ता की अपील करने वालों में शामिल है। बहरहाल छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने शांति वार्ता के समय को लेकर जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों के कारण बहुत साफ हैं। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री की कमान संभालते ही विजय शर्मा ने शांति वार्ता की पेशकश की थी, लेकिन माओवादी अपने शर्तों पर अड़े रहे।
इस दौरान सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज होता चला गया। इस दौर में भी गृह मंत्री ने अपनी तरफ से बार बार पेशकश की, लेकिन न बात बननी थी और न बनी। बात क्यों नहीं बननी थी उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले की एक तस्वीर ये है कि माओवादी घिरते चले गए और आत्मसमर्पण या मुठभेड़ों में मारे जाने के अलावा उनके हिस्से सारे दरवाजे बंद होते चले गए। मान लिया गया कि माओवादी अब कुछ हिस्सों में सिमट गए हैं। उसके बाद रही सही कसर कर्रे गुट्टालू की पहाड़ियों में शुरू हुए अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन ने पूरी कर दी। इस ऑपरेशन को लेकर जो हंगामा मचा, उससे ऐसा लगा कि माओवादियों के खिलाफ शायद अंतिम लड़ाई साबित होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी ऑपरेशन के बीच शांति वार्ता की पेशकश सामने आई। जाहिर है, जब जीत के दरवाजे पर कोई खड़ा हो तो भला उस समय किसी समझौते की बात या वार्ता की गुंजाइश कहाँ ही बचती है। ऐसे में गृह मंत्री शर्मा के गुस्से को समझना मुश्किल नहीं है। अब थोड़ी बात इस बात पर भी कि शांति वार्ता की कोई बात परवान क्यों नहीं चढ़ने वाली है। असल में ये कोई पहली कोशिश नहीं है जब शांति वार्ता की कोशिश हुई है। सरकार और माओवादियों की ओर से शांति वार्ता की महज दिखावे की कोशिशों के अलावा 2002 में आंध्र प्रदेश में सरकार ने पीपुल्स वॉर ग्रुप के साथ बातचीत की शुरुआत की थी। ये बातचीत असल में इस बात पर थी कि सरकार और नक्सली किन मुद्दों पर बातचीत करेंगे, यानी बातचीत का एजेंडा क्या होगा। इसके बाद बातचीत की एक कोशिश 2004 में आंध्र प्रदेश में ही हुई। 3 महीने तक युद्ध विराम की घोषणा के बीच 15 से 17 अक्टूबर 2004 को सरकार ने माओवादियों को राज्य अतिथि का दर्जा दिया और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन गृह मंत्री जना रेड्डी के साथ जब बातचीत की शुरुआत हुई, लेकिन उससे एक दिन पहले एक बड़ी घटना हुई। इस बातचीत के शुरू होने से एक दिन पहले यानी 14 अक्टूबर 2004 को पीपुल्स वॉर ग्रुप और एमसीसी के विलय की घोषणा ने पूरे देश को चौंका दिया। यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक 11 राज्यों के माओवादी एक हो चुके थे। बहरहाल माओवादियों की सेंट्रल कमेटी के सदस्य रामकृष्णा और उनके 10 साथियों के साथ सरकार की बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत में सरकार की ओर से पूर्व IAA-SR शंकरम, माओवादियों के वकील KG कन्नबीरन, आंध्र प्रदेश प्रभा के संपादक कोट्टूरी वेंकटेश्वर राव, वकील बोज्जा तड़कम, आंध्र प्रदेश सिविल लिबर्टीज के प्रोफेसर शीशिया और सामाजिक कार्यकर्ता जी हरगोपाल शामिल थे। वही हरगोपाल जिन्होंने 20 साल बाद फिर से छत्तीसगढ़ सरकार से बातचीत की पेशकश की है। खैर, हम लौटते हैं 2004 में। 15 से 17 अक्टूबर तक चलने वाली ये बातचीत कहीं पहुंच नहीं पाई। असल में इस बातचीत के बीच 16 अक्टूबर को ही युद्ध विराम टूट गया। दोनों तरफ से हिंसक गतिविधियां शुरू हुई और इस बीच माओवादियों ने एक विधायक आदि केस वुला नायडू की हत्या कर दी। इसके साथ ही शांति वार्ता बीच में ही झटके के साथ खत्म हुई और इस वार्ता से लौटते हुए माओवादियों के बड़े नेता भी सुरक्षा बलों की गोलियों के शिकार हुए। इसके बाद 2009 में पश्चिम बंगाल के माओवादी नेता कोबाड़ घांडी और किशन जी ने सरकार से बातचीत की शुरुआत की थी, लेकिन ये पटरी पर नहीं आ पाई। 2011 में किशन जी के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद इस वार्ता का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। इसी तरह की एक कोशिश 2010 में हुई। तब के केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम की पहल पर माओवादियों के साथ बातचीत करने की तैयारी शुरू हुई। इसमें मध्यस्थ बने आर्य समाज के नेता और बंधुआ मुक्ति मोर्चा के संयोजक स्वामी अग्निवेश। छत्तीसगढ़ के सक्ती में पैदा हुए स्वामी अग्निवेश दुनिया भर में एक जाना पहचाना चेहरा था, लेकिन इस वार्ता में सबसे मुख्य किरदार माओवादी नेता चेरी कुरु आजाद की 1 जुलाई 2010 को मारे जाने के बाद शांति वार्ता शुरू ही नहीं हो पाई। इसके बाद अलग अलग राज्य सरकार की ओर से शांति वार्ता की पेशकश की, औपचारिक घोषणा होती रही और माओवादी भी ऐसी घोषणाओं के जवाब में रटे रटाए अंदाज में औपचारिक जवाब देते रहे। बहरहाल हमने इस रिपोर्ट का एक सिरा इस बात पर छोड़ा था कि शांति वार्ता की कोई बात परवान क्यों नहीं चढ़ने वाली है। असल में एक बात समझने वाली है कि नक्सलवाद या माओवाद किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। मोदी सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी आज की तारीख में 5 राज्य इससे प्रभावित हैं। इसको बहुत सरलीकरण न माना जाए तो भी ये बात तो बहुत साफ है कि माओवादियों के साथ होने वाली वार्ता में
कोई भी निर्णय एक अकेला राज्य नहीं ले सकता। उसके लिए 5 राज्यों की सहमति आवश्यक है। जाहिर है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भले माओवादियों से बातचीत को लेकर उत्साहित थे, लेकिन ये बात तो बहुत साफ थी कि अकेला छत्तीसगढ़ माओवादियों से संबंधित कोई फैसला नहीं ले सकता। उसके लिए दूसरे राज्यों और केंद्र सरकार की सहमति या इस बातचीत में उनका शामिल होना जरूरी था। लेकिन सच तो ये है कि ऐसी न तो कोई कोशिश कभी हुई है और न ही इसका कोई ब्लूप्रिंट सरकारों ने तैयार किया। सरकार भी ज़बानी खर्च करती रही और माओवादी भी अपनी शर्तों पर अड़े रहे। न बात होनी थी और न हुई। अब जबकि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने शांति वार्ता की कोशिशों को लगभग खारिज कर दिया है, तो उसके बाद रही सही उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी है और शांति वार्ता फिलहाल अतीत का पन्ना हो चुका है।